Let's continue with the previous video. Now we will see some important dynasties. कुछ important dynasty देखेंगे उस समय के between the years 800 to 1000 AD. Three influential dynasty ruled in the north, east and south part of the India. These were Pratihars, which were ruling in the north part, the Palas, which were ruling in the east part, and Rashtrakuta in the south India. Okay, these were the three main prominent dynasty at that time. The kings of this dynasty were war with each other for nearly 200. तो 2 सालों तक ये अपने में ही वॉर करते रहे. दे अटैक ईच अदर. हमेशा ये एक दूसरे पे सुपरमेसी पाना चाहते थे, एक दूसरे को अटैक करते थे, जिसकी वजह से तीनों ही की तीनों वीक पड़ चुके थे. ठीक है, इनकी किंगडम जो थी वॉर कंटिन्यू वॉर की वजह से 200 सालों तक वॉर करने की वजह से वीक पड़ चुकी थी, बहुत लॉस हो चुका था. ठीक है, नाउ देखते हैं इन छत्तीसगढ़. At that time, Chhattisgarh was ruled by Kalchuri dynasty. Some important kings were like Kalingaraj, Ratnadev and Jajjaldev. Okay, so as we know that Chhattisgarh was named as Southern Kosal. Okay, at the nearly 1000 AD, the ruler was the Kalingaraj. Okay, Kalingaraj was the ruler of the Southern Kosal or Chhattisgarh. He established his capital in Tumman. Okay, he established in capital in Tumman area. Another important ruler was Ratnadev. Ratnadev was most prominent ruler of the Chhattisgarh area. He made Ratanpur as his new capital, and at that time Ratanpur was the biggest city in that Mahakosal region. Okay, other than this, लेट्स सी द कल्चुरी किंग. जो कल्चुरी किंग हुआ करते थे वो अपने आप को राजपूत कहा करते. दे सेल्फ बिलीव दैट दे वर राजपूत्स एंड दे बिलीव देमसेल्फ एज अ राजपूत. अनदर राजपूत किंगडम्स वर लाइक दे वर इन द नॉर्थ पार्ट, नॉर्थ वेस्ट पार्ट एंड सेंट्रल इंडिया पार्ट, एंड मोस्ट अमंग देम वर चौहान्स, तोमर्स, परमार्स, गुज्जर्स, प्रतिहार्स. They were all the Rajputs of the different part of the country. Okay, let's see about the Parmar. The Parmar dynasty ruled over the central India. Bhoj was the most renowned king of this lineage. तो परमार डिनेस्टी का भोज एक किंग हुआ करते थे. वो बहुत ज़्यादा रिनोन्ड किंग थे, बहुत फेमस किंग थे. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस ही हैज़ ए वास्ट एम्पायर. उनका बहुत बड़ा एम्पायर हुआ करता था. और द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट टू नोट दैट ही वॉज इंटरेस्टेड इन द साइंस, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर वर्क. इसमें इनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, साइंस में, लिटरेचर में और आर्किटेक्चर एरिया में. ठीक है, उसी टाइम में नियरली 1000 to 1025 AD द इन्वेजन ऑफ महमूद गजनवी टेक्स प्लेस. महमूद गजनवी सेंट्रल एशिया से आया था, अफ़गानिस्तान के रास्ते. ही इन्वेडेड इंडिया मैनी टाइम्स. द अफ़गानिस्तान एरिया इज़ joined with the northern part like Jammu and Kashmir. So he came with that area, and what he did, he plundered and looted the land and the people. वहाँ के लोगों को वाता था, लूटता था और वापस चले जाता था. उसके टाइम का एक ग्रेट स्कॉलर हुआ करता था जिसका नाम था अल बरूनी. अल बरूनी इसी टाइम पे इंडिया विजिट किया उसने. ही केम टू स्टडी, किस लिए आया था वो? ही केम टू स्टडी मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी एंड डिफरेंट रिलीजियस दैट फ्लरिशिंग इन द कंट्री. हमारे कंट्री में हम जानते हैं कि मैथमेटिशियन बहुत ज़्यादा फेमस थे यहाँ पे एस्ट्रोनॉमी बहुत ज़्यादा फेमस था. तो अदर कंट्री के जो स्कॉलर्स होते थे यहाँ पे सीखने आते थे. सो अल बरूनी लर्न संस्कृत एंड स्टडी मैनी एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट. बहुत सारे बुक्स उन्होंने पढ़ा. आफ्टर रिटर्निंग हिज होम इन 1030, he wrote a book in Arabic titled
तहकीक-ए-हिंद करके उन्होंने एक बुक लिखा, जिसमें उन्होंने इंडिया के पीपल के बारे में, यहाँ का कस्टम, रिलीजन, ट्रेडिशन, साइंस, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, इन सब के बारे में अपनी बुक में डिस्क्राइब किया है। ठीक है। नाउ लुक एट द फ्यूडल पॉलिसी ऑफ द किंग। हमने देखा फ्यूडल किंग कौन हुआ करते थे, द किंग विच वर डिफीटेड, जो हारे हुए किंग हुआ करते थे, उनको कुछ उनका ज़मीन दे दी जाती थी, वो लॉयल हुआ करते थे विक्टर किंग के, जो जीता हुआ किंग है उसका लॉयल हुआ करते थे और उनके लिए काम करते थे। तो जो डिफीटेड किंग हुए थे तो उन्हीं को फ्यूडल किंग्स भी कहा जाता था। ठीक है। तो जो हमने देखा क्या है कि ये जो फ्यूडल किंग हुआ करते थे, धीरे धीरे ये क्या करने लगे, अपनी ही सेना बनाने लगे, बड़ी करने लगे। जब वो पावरफुल होते गए तो फिर वो अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देते थे, अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देते थे। ओके। नाउ कम टू मेजर डिनेस्टी ऑफ द साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में सबसे मेजर डिनेस्टी कौन सी थी? चोला डिनेस्टी। ठीक है, हमने पढ़ चुका है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द क्लास 6th। चोला डिनेस्टी was the most powerful dynasty in the South India. There were so many important king there, like first is Raja Ram Chola, second is Rajendra Chola and Kulottung Chola. Okay. They not only held sway over the whole of the South India, but they conducted military campaign in Orissa, Chhattisgarh and Bengal, defeating and plundering these kingdom and establishing a vast empire. इन्होंने न केवल साउथ इंडिया पे कब्जा किया, बल्कि इन्होंने अपने जो ईस्टर्न पार्ट के उड़ीसा हो गया, बंगाल हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, इस एरिया में भी इन्होंने डिफीट करके इनको वहाँ के किंगडम को प्लंडर किया, लूटा वहाँ के। ठीक है। चोला डिनेस्टी की ये खासियत थी कि उनका नेवल फ्लीट बहुत ज़्यादा मजबूत था। ठीक है। नेवी उनकी बहुत ज़्यादा शार्प थी, नेवल पावर अच्छा था उनका और आर्मी पावर भी बहुत अच्छा था। तो नेवल पावर की हेल्प से इन्होंने श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया एंड मालदीव्स पे भी अपना रूल किया। ठीक है। अ लार्ज पार्ट ऑफ श्रीलंका रिमेन्ड अंडर चोला फॉर द लॉन्ग पीरियड। श्रीलंका का बहुत बड़ा पार्ट बहुत समय तक के लिए चोला के अंडर में ही था। ठीक है। अब देखते हैं जो किंग हुआ करते थे, बड़े बड़े किंग, वो क्या करते थे? टेंपल बनाया करते थे। ठीक है। और उन टेंपल का नाम किंग के नाम से ही रखा जाता था। जैसे राज राजेश्वर टेंपल जो है वो राजा राज चोला के नाम पे बनाया गया था, इसीलिए उनका नाम क्या पड़ा? राज राजेश्वर टेंपल। ठीक है। अब इनका देखते हैं रिवेन्यू सिस्टम क्या था, उनको पैसा कहाँ से मिलता था। हम पहले ही जान चुके हैं कि रिवेन्यू का किंग के पास मेन सोर्स होता था लैंड सोर्स। ठीक है। दे कलेक्ट लैंड रिवेन्यू और द वाट एवर द प्रोड्यूस ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन, जितना भी क्रॉप प्रोडक्शन होता है उसका 1/3 पार्ट वो एज ए रिवेन्यू कलेक्ट किया करते थे। ठीक है। And other than this, when public works like building road, tanks and canals to be constructed, village were expected to undertake the work without payment. तो जब भी ये सोशल वर्क का काम किया जाता था, जैसे बिल्डिंग बनाना, रोड बनाना, टैंक्स बनाना या कैनल बनाना, नहर बनाना, तो इस समय जो भी वर्कर काम किया करते थे गांव के ही हुआ करते थे और वो बिना सैलरी के, बिना पेमेंट के काम करते थे। ठीक है। सो यही जो चोला का डिनेस्टी था, इसी समय पे ही जो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है, जो हमारे कंट्री में जो थर्ड पिलर माना जाता है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो विलेज लेवल पे होता है, वो इसी समय डेवलप हुआ था। ओके, नाउ वी विल सी एक्सरसाइज क्वेश्चन इन द नेक्स्ट वीडियो।